अध्यक्ष आदरणीय चंद्रदेव शास्त्री जी उपस्थित हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप अध्यक्ष का आसन ग्रहण करें। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री आजाद सिंह जी हमारे मध्य में हैं। हम अपने जनपद की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि मंच पर आसन ग्रहण करें। राष्ट्रीय अखिल भारतीय राजानी सभा का गठन स्वामी इंद्रदेव यति कुलपति गुरुकुल साहिब के प्रयासों से हुआ था। उनके छोटे सुपुत्र डॉक्टर राम कुमार आर्य जो इस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप आएं और मंच पर आसन ग्रहण करें। आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारी अखिल भारतीय राजानी सभा के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय आचार्य महावीर शास्त्री जी पंजाब से हैं, हमारे मध्य में उपस्थित हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आ जाएं, आसन ग्रहण करें। और सबसे पहले हम लोगों का जो कार्यक्रम प्रारंभ होगा वो राष्ट्रीय प्रार्थना से होगा। और राष्ट्रीय प्रार्थना अधिकांश सबको याद होगी। तो ये खड़े होकर कहेंगे कैसे? होना तो खड़े चाहिए, लेकिन बैठे में करवा लो कोई। बैठे में करवा नहीं, अगर खड़े भी हो जाएंगे लाइन से क्या दिक्कत है? अपने अपने स्थान पर खड़े हो। हाँ, अपने स्थान पर खड़े हो। राष्ट्र के लिए तो खड़ा ही होना पड़ेगा। हाँ, राष्ट्रीय प्रार्थना से प्रारंभ होगा। हम लोग सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आधार
हमारी सभा का प्रथम सत्र प्रारंभ होगा। आदर के योग्य राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, दूर दराज से उपस्थित समस्त प्रतिनिधि सदस्यगण, वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज ने देश और समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। सन 1853 से लेकर के देश की आज़ादी तक तमाम कार्य आर्य समाज ने किया। आर्य समाज ने क्रांतिकारियों की एक फौज सी तैयार की, जिन्होंने देश के लिए बलिदान हुए और एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना की थी। उनका स्वप्न था कि जो वेद के अनुसार जो संदेश है, परमात्मा की जो वाणी है, उसके अनुसार से हमारे राष्ट्र का निर्माण हो, जहाँ प्रत्येक प्राणी सुख संपन्न हो और उस तरह से हमारे देश की व्यवस्था बने। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और जो विदेशी आक्रांताएं जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ा संग्राम किया। इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा योगदान आर्य समाज का था और आर्य समाज के अतिरिक्त जो भी लोग उसमें थे, वो आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे। तो ये समग्र आंदोलन चला, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का रहा कि जिस व्यवस्था को हमारे जो क्रांतिकारी लोग, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसके अनुरूप हमारे देश की व्यवस्था नहीं बन पाई। हाँ, हमारे मध्य में आदरणीय निरंजन जी जो सन्यासी हैं, पीलीभीत से हैं, हम उनका निवेदन करते हैं कि मंच पर आ जाएं। तो ये जो कार्यक्रम आंदोलन का चला, 1897 की जो क्रांति हुई, उसमें भी महान श्री स्वामी दयानंद का बड़ा योगदान है। जो उनका 6 वर्ष का जीवन जो स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये उन दिनों उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमारे देश के छोटे राजा महाराजा थे और उनको संगठित करने का उन्होंने प्रयास किया था। और ये 1897 की जो क्रांति में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद में ये क्रांति का जो आंदोलन चला और 90 साल के संघर्ष के बाद हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ाद होने पर उस जो हमारे देश का जो विकास जिस तरह से होना चाहिए था, हमारे देश का जो निर्माण होना चाहिए था, जो हमारे क्रांतिकारी लोगों का जो सपना था कि समाज में एकता हो, समाज में समानता हो, समाज में समान शिक्षा व्यवस्था हो, सबको न्याय मिले, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रत्येक व्यक्ति प्राणी तक, ये सारी चीज़ें प्रत्येक यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाया। और उसका परिणाम आज हम सब लोग देख रहे हैं। हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें धनवान और धनवान होता जा रहा है और गरीब और कमजोर होता जा रहा है। शिक्षा व्यवस्थाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि कमजोर व्यक्ति आर्थिक रूप से जो है वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में भी असमर्थ है। तो इस तरह से तमाम व्यवस्थाएं ऐसी हुई, जबकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो हमारे देश में जो व्यवस्था थी वो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली थी और गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली का परिणाम ये था कि कोई अनपढ़ नहीं रहा करता था, सबको शिक्षा मिलती थी, समान रूप से सब गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। और आज जो है शिक्षा व्यवस्था ऐसी चरमरा गई है, उन्होंने जो हम लोगों के लिए जो गरीब कमजोर तबके के लिए सरकारी स्कूल बने हैं
सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला कोई मास्टर, कोई अध्यापक उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता। इसका मतलब है कि व्यवस्था खराब। हमारे देश में चिकित्सालय बने, अस्पताल बने, उनमें जो हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री है वो अपने अस्पताल में इलाज नहीं कराना चाहता, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होता है। इसका मतलब उसे मालूम की व्यवस्था में खामियां। और ये न्याय व्यवस्था भी है। सिविल में कोई मुकदमा दाखिल होता है तो जो दाखिल करता है उसके पोते बाद में भले उसका परिणाम देख पाए, नहीं तो एक पीढ़ी पूरी लग जाती है उसकी। तो ये जो हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं तमाम ये सब बिगड़ी हुई चल रही हैं। और जो सरकारें जो या पार्टी या जो दल है इस समय राजनीतिक दल, वो केवल अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं, उन्हें राष्ट्र और समाज की कोई चिंता नहीं है। कोई तो चाहता है कि हमें कुछ नहीं करना पड़े, हमारी पार्टी की सरकार है, इसके लिए वो गिरे से गिरे कदम उठाते हैं। उन्हें उसके परिप्रेक्ष्य में उन्हें राष्ट्र का नुकसान होगा या समाज का नुकसान होगा, इसकी उनको कोई चिंता नहीं। आज सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जा रही हैं। आज इस समाज के लोगों ने जब देश आज़ाद हो गया था उस समय इन्होंने ये सोचा कि देश को आज़ादी कराने का, आज़ाद कराने का हमारा मुख्य उद्देश्य था, वो पूरा हो गया और वो राजनीति से लगभग उदासीन हो गए। लेकिन बाद में हमारे चिंतक मनीषियों ने इस पर विचार किया कि हमको राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद ने शिक्षा व्यवस्था और राजार्य सभा, विद्यार्य सभा और धर्मार्य सभा की बात की, तो उसी हिसाब से आर्य समाज के लोगों ने मिलकर के और इस अखिल भारतीय राजार्य सभा का गठन किया। और यह उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं कि जो हमारे जो समाज की व्यवस्था है वह पूर्व की भांति हो और जिसमें प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक समाज के व्यक्ति को समान शिक्षा का अधिकार मिले, उसे समान चिकित्सा मिले, उसे समान न्याय मिले, जिससे कि वो अपना स्वास्थ्य और शिक्षा और जो भी उनका है पूरा सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये कई प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज हम लोग सोचते हैं कि एक सरकार सत्ता में है, फिर सोचते हैं कि इसके खिलाफ दूसरी कौम की लाओ, तो दूसरे का प्रयोग करते हैं। और जब सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो सोचते हैं कि ये सरकार जिसमें हम बैठे हैं ये जाने वाली है, तो वो दूसरी में शामिल होने लगते हैं, पहले दल बदल लेंगे उसमें पहुंचने लगते हैं और वो भी उनको शामिल करके पहुंच जाते हैं। तो व्यवस्था आदमी वही, उनकी कोई विचारधारा नहीं बदलती है, वही उनका अपना स्वार्थ, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो केवल दल बदलते हैं। एक बार की बात है, एक दावत चल रही थी और उस दावत में कई लोग बैठे, गोल पंक्ति में बैठे थे और भोजन परोसा जा रहा था। एक व्यक्ति के पास छोटा बच्चा बैठा था, वो भी खा रहा था साथ में। तो तब पत्थर चला करती थी, तो परोसने वाला आया तो वो कहने लगा सीताफल सीताफल सीताफल। अच्छा, बच्चे ने सीताफल को जिसे लौका कहते हैं तो उसे उसके पास रखा था पहले से, तो उसने उसे नहीं परोसा, आगे निकल गया। तो उस बच्चे ने पड़ोस वाले ने कहा कि हमें सीताफल नहीं दी। अच्छा, तो उन्होंने भैया बच्चे किसे सीताफल दे दो, उन्होंने थोड़ा सीताफल रख दिया। अब बच्चे ने खा के देखा तो कहने अरे ये तो कद्दू है। तो बात है कि उसका नाम भले सीताफल हो, गंगा फल हो, लेकिन है क्या, है वो कद्दू ही। चाहे वो भाजपा में शामिल हो जाए, चाहे कांग्रेस में शामिल हो जाए, चाहे अन्य राजनीतिक दलों में शामिल हो जाए, इससे उनकी कोई आस्था और विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है कि वो है वास्तव में वही, चाहे जिस दल में जाए। तो इसलिए हमको इस व्यवस्था को बदलने के लिए, ये जो व्यवस्था पूरी है इसमें लगभग सब में भूल लग गया है और इसमें चाहे थोड़े बहुत परिवर्तन से कोई व्यवस्था बन जाए तो नहीं बदल पाए। इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और आमूल चूल परिवर्तन तभी होगा जब हम जनमानस में अपने विचारों को रख पाएंगे और लोगों की समझ में जब आएगा कि हमारा राष्ट्र हित,
देश हित इसी में है, समाज हित इसी में है, तब यह आमूल परिवर्तन होगा। हम लोग आज इसी उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विभिन्न स्थानों से लोग पधारे हैं और ये सभा का अब प्रारंभ भी हो गया है। और मैं जो हमारे बाहर से जो पधारे हुए हैं लोग, और उनमें से जो हमारे जो अतिथिगण हैं, हम चाहेंगे उनमें से हम कुछ विचारों को लें और कैसे उनके विचारों से लाभान्वित हों। तो इसके लिए हमारे मध्य में जो डॉक्टर राम कुमार आर्य जी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हम चाहेंगे कि कुछ अपने विचार भी हम लोगों को दें, जिससे हम लोग इस पर अनुसरण कर आगे बढ़ें। आदरणीय डॉक्टर साहब, खड़े होना चाहो खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो, चलो ये तो है ना, वहाँ से नहीं, जो दूसरी माइक लगाए रखी जाए यहाँ। नहीं चल रहा, उसी से बोलो, इसी से ओ ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। उपस्थित मंचासीन अखिल भारतीय राजार्य सभा के अध्यक्ष आचार्य चंद्रदेव शास्त्री जी, अखिल भारतीय राजार्य सभा के महामंत्री ये भी सही हो गया, महावीर शास्त्री पंजाब से, और मेरे बड़े भ्राता जो भारत निर्वाचन आयोग से सेवानिवृत्त हैं, आज़ाद जी जो दिल्ली से हैं, और मेरे बगल में स्वामी जी बैठे हुए हैं, योगा सन्यासी, ये पीलीभीत से हैं स्वामी निरंजनानंद जी, और क्षेत्र से जो आए हुए सदस्य हैं वो लोग हो सकता है मुझसे अपरिचित हों, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं जो बहुत दूर से आए हैं और उन्होंने सभा के लिए समय दिया है, और उपस्थित मेरी मातृशक्ति जो सभा के मध्य हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो क्षेत्र की जनता के लिए, आपके लिए ये बहुत सौभाग्य का बात है कि अखिल भारतीय राजार्य सभा के एक नहीं, दो नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के यहाँ पर चार मेंबर आए हुए हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है जो यहाँ आपके बीच में सुशोभित हो रहे हैं। जो भारत निर्वाचन आयोग से सेवानिवृत्त हैं आज़ाद जी भाई साहब, और महावीर शास्त्री महामंत्री हैं राजार्य सभा के, जो देश में घूम घूम के सभाएं कर रहे हैं और बहुत लगन के साथ में ये अपडेट करते रहते हैं। उधर भाई साहब भी अपडेट करते रहते हैं कंप्यूटर में भी, दिल्ली में तो हमारा कार्यालय है नागल राय आप समाज में, और हमारे आचार्य चंद्रदेव जी जिन्हें पूरे भारत में जाना जाता है, पूरे इतने समर्पित भाव से राजार्य सभा में कार्य कर रहे हैं, हम सबके मध्य में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजार्य सभा है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों है? भाई पार्टियां तो बहुत हैं, इसको क्यों होना चाहिए,
इस पे कभी हमने आपने कभी विचार किया? ये विचारणीय प्रश्न है। आज़ादी में हमने कितने प्रतिशत भाग लिया ये आप सब लोग जानते हैं। एक कांग्रेसी ने लिखा कि 85% आर्यों ने राजनीति में भाग लेकर भारतवर्ष को आज़ाद कराया। सब लोग अवगत हैं इस बात से। जब हमने भारतवर्ष को अंग्रेजों से मुक्त कराया तो इसका उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? आप विचार करें। और फिर आप उत्तराधिकारी नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पे भी विचार नहीं है। हमने खून बहाए, कुर्बानी दी राष्ट्र के लिए, और उस कुर्बानी का फायदा कौन ले रहा है? तो राजसभा की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हम सब लोग वेद मार्गी हैं। और कौन है हम देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, सत्यवादी हैं। सत्यवादी की घटना याद आती है, अंग्रेज लोग जब यहाँ शासन कर रहे थे तो हमारा कोई भी एक आर्य अपना गवाही दे दे कि ये फलां व्यक्ति निर्दोष है, तो आर्य मात्र के कहने से अंग्रेज लोग छोड़ देते थे। तो हम कितने बड़े राष्ट्रवादी, देशभक्त और सत्यवादी हैं, ये तो आप शायद सब पढ़ चुके होंगे। तो इसके साथ भी हम अकर्मण्य क्यों रह गए? जब सब कुछ आपका था तो हमने क्यों छोड़ दिया? इसीलिए ना हमने दयानंद को क्या करा, हमने दयानंद की मानी नहीं। दयानंद को मान रहे हैं, दयानंद की मानी नहीं हमने। हम सब लोग बैठ रहे हैं, हम अपने आप को भी कहते हैं, हमने क्या करा, दयानंद की नहीं मानी, दयानंद को माना और हवनाचार्य बन गए। इतवार को आते हैं इतवारी लाल जी और हवन करके सिग्नेचर कर, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ना ले, सिग्नेचर करेंगे और हवन हो जाएगा, उसके बाद में आते हैं और सिग्नेचर करके रजिस्टर में चले जाते हैं। ये कितनी दुखद बात है। ये हमारा, यही तो दयानंद की नहीं मानी। और बताएं कहाँ नहीं मानी? दयानंद का छठा समोल्लास, सत्याग्रह प्रकाश का छठा छटाया, पूरा उसमें राजनीति शास्त्र भर दिया। क्या माना हमने? किसी आर्य समाज में पढ़ा जाता है छठा समोल्लास? कोई नहीं पढ़ा जाता। इसीलिए देश की दुर्दशा हो रही है, इसलिए राजसभा की आवश्यकता है। वहाँ तीनों सभाएं बताई गई हैं छठे समोल्लास में कि हमारी जो सभा है, जो अंतरंग है आर्य समाज की, जो आर्य समाज की अंतरंग सभा होती है वो आर्य सभा होती है। उस आर्य सभा के अंतर्गत हमारे 3 घटक हैं। एक घटक हमारा धर्मारी सभा, जो हमारे धर्म में अंधविश्वास पाखंड फैल रहा है, जिसके कारण हमारे समाज की अवनति हुई है, उसको दूर करना। एक घटक तो ये हो गया, एक विंग हमारी धर्मारी सभा की हो गई। दूसरी विंग हमारी है विद्यारी सभा की। विद्यारी सभा क्या करेगी? देश में जो विद्या का काम हो रहा था, गुरुकुल चल रहे थे, उनको सुचारू रूप से चलाएं। तो धर्मारी सभा का थोड़ा बहुत कार्य चल रहा है, जैसा भी है देश में, ठीक है। विद्यारी सभा का काम आप समझ गए, गुरुकुलों की क्या स्थिति है। और तीसरी विंग हमारी थी राजारी सभा। छठे समोल्लास में आप देख लेना, ये कहीं अलग से कुछ नहीं है। स्वामी दयानंद के अनुकूल, वेद के अनुकूल एक सभा है, विचार कर लें। हो सकता है किसी आर्य समाजी के मन में आ जाए ये अलग से कहाँ से आ गया, अलग से कुछ नहीं। तो ये एक सभा है ये। तो राजारी सभा हमारे क्या करें? राज व्यवस्था का काम, और राज व्यवस्था हमने छोड़ दी। हमने जो आए वो इस पे शासन कर ले, और वही शासन हुआ। इतने शासन 70 सालों से क्या करा हमने? क्या आपके पूर्वज या मेरे पूर्वज स्वामी इंद्रदेव जी, क्या वो कांग्रेसी नहीं थे? कांग्रेस में रह के काम किया था। और कांग्रेस पार्टी के जन्मदाता कौन था? एक अंग्रेज। अंग्रेज की ये चाल थी, अंग्रेज की चाल थी, उसने एक पार्टी बना दी। और पार्टी का पूरा सीधा अर्थ आप अपने दिमाग में घुसेड़ लें
इसका अर्थ है पार्टीशन करना, तोड़ देना देश को। ये जितनी पार्टियां हैं देश को तोड़ रही हैं। स्वामी दयानंद कह रहे हैं सभा होनी चाहिए। जब हमारी विधानसभा लोकसभा बनी हुई है तो वहां पार्टी हाउस क्यों नहीं है? उसका नाम पार्टी हाउस रख दो। विधानसभा लोकसभा क्यों है? क्यों वहां सभा जाए चुन के, सब लोग जाएं। वहां क्या टमाटर फेंके जा रहे हैं, जूता फेंके जाते हैं? ये सभा ऐसे कहेंगे? ये तो हमारी सभा का निरादर हो रहा है। तो सभा होती है सब लोगों की। ये अखिल भारतीय राजयारी सभा क्या है? सब लोगों की। इसके सबसे पहले हम इस सभा में भारत का कोई भी मूल निवासी है इस सभा का सदस्य बन सकता है। वो किसी भी मत मजहब कहीं से भी हो, वो मात्र सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने के उपरांत सभा का निर्णय होगा, उसके उपरांत ही सभासद बन सकता है। इसीलिए ये सब लोगों की एक सभा है। समय ज़्यादा ना लूँगा क्योंकि समय का अभाव भी है, लेट सभा संपन्न हुई है। तो सभा सब लोगों की सभा है और हम सभी सभा के एक भाग हैं। और जितनी भी सभा है हमारी वो एक अंतरंग है आर्य समाज की, अलग से कुछ नहीं है। अलग से कभी मान लेना नहीं है। राजयारी सभा से अलग, वो आर्य समाज से अलग है। आर्य समाज की अंतरंग ही ये सभा है। तो इसका तो आप स्पष्ट रूप से समझ ही गए होंगे कि पार्टियां पार्टीशन कर रही हैं। अंग्रेज की चाल थी, देश में पनप रही है। मैकाले ने अपनी चाल चली, खूब फलीभूत हो रही है, सारा सब कुछ निकाल दिया, कुछ नहीं बचा। संविधान लिखा गया, हमारा कुछ भी नहीं लिया। क्या विदेशियों इतने विदेशी बुद्धिमान हो गए? हमारे राम से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए वो। हमारे कृष्ण से ज़्यादा विद्वान थे, हमारे विदुर से ज़्यादा विद्वान थे, हमारे बृहस्पति से ज़्यादा विद्वान थे, हमारे चाणक्य से ज़्यादा विद्वान थे। कितने कितने जिन्होंने राजनीति शास्त्र भर दिए, राजनीति में हम उत्कृष्ट थे। कई कई देशों से यहाँ आके सभाएं होती थी। जब युधिष्ठिर जीते थे उन्होंने राज्य से ये किया था। कितने देशों से यहाँ पे सभा हुई और कहाँ कहाँ से लोग आए थे, हमसे ज़्यादा विद्वान हो गए। लेकिन नहीं, संविधान लिखा गया, 46 देशों की नकल मार के उस पर रख दी। 300 लोगों ने 3 साल में 46 देशों की नकल मारी। आजकल का IIT का बच्चा रख दे तो 2 महीने में लिख के रख देगा ऐसा संविधान, जिसमें 100 से ज़्यादा पेबंद लग गए हों। आपकी शर्ट में 100 से ज़्यादा पेबंद लग जाएंगे कि वो रह जाएगा पहनने लायक? जब शर्ट पहन के दिखाना हमें जिसमें 100 से ज़्यादा पेबंद लग गए हों, है पहनने लायक? विषयांतर हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो ये आपके क्षेत्र की ये पहली सभा हो रही है। हो सकता है आप पहले से परिचित हों या ना हो, पहले इसकी राजयारी सभा की सभा हुई हो ना हुई हो। मैं समझता हूँ पहली बार ही हो रही होगी, पहली बार राजयारी सभा की सभा हो रही। लेकिन आप अपने दिमाग में बैठा लें, ये पहली सभा ही नहीं है। राष्ट्रीय कोई पार्टी है आज देश में, जैसे पार्टी आप लोग समझते हैं, राष्ट्रीय कोई पार्टी आप समझते हैं तो केवल और केवल राजयारी सभा है और बीजेपी है। कांग्रेस का तो अस्तित्व मिट चुका है और कोई पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ये अपने दिमाग में बैठा लें, आप गौरव करें इस बात का। आप राष्ट्रीय पार्टी में आए हुए, एक सभा में आए हुए। राष्ट्रीय पार्टी क्यों है राजयारी सभा? इस पे आपने कभी मंथन किया? आज ही आप देख लीजिए, पहली सभा हो रही है। इतने किसी कार्यकर्ता आ जाएंगे इसी सभा में? किसी पार्टी में इतने आते कार्यकर्ता? ये सब एकदम गिने चुने परपक्व ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं आप लोग, जिनका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आपको आग लगा देंगे क्षेत्र में जाके। आपके अंदर काबिलियत है, आप विद्वान हैं, विद्यावृद्ध हैं, आप क्षेत्र में जाएंगे तो हमारी सभा का ही कार्य होगा। फिर हमने 70 सालों में किया क्या? 70 सालों में हमारी एक पार्टियों में घुसते चले गए। स्वामी इंद्रदेव जी ने उसी समय इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से,
और 1964 में रजिस्ट्रेशन करा लिया अखिल भारतीय आर्य सभा का और इलेक्शन प्रारंभ कर दिए। उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया भारत निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने दिल्ली, कि आप धर्म का काम करते हैं, आप धर्म का प्रचार करें, आप राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि उसी समय तो दुर्भाग्य हो गया इस देश का। वो कौन सी सन थी, आचार्य जी को पता होगा, जब आर्यों ने लिखित में दे दिया अंग्रेजों के लिए, आप धर्म का कार्य करेंगे, आप राजनीति से नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और हम लोगों ने क्या किया, वो नौकरी से निकलने के डर की वजह से कि हमारी नौकरी चली जाएगी, तो हमने लिख दिया हमें राजनीति से कोई वास्ता नहीं और हम धार्मिक हैं। इसी बात को लेके आर्य सभा चुनाव में उतरती थी तो ऑब्जेक्शन लग गया और वहाँ बता दिया कि आप अपनी आर्य सभा का भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्ट्रेशन कराएं। तो 1994 में अखिल भारतीय आर्य सभा का भारत निर्वाचन आयोग से भी रजिस्ट्रेशन करा लिया और उससे आज तक लगातार क्षेत्र में प्रयास हो रहा है। भारत का कोई प्रांत ऐसा नहीं बचा है जिस प्रांत में आर्य सभा को ना जानते हो, जिस प्रांत में आर्य सभा के कार्यकर्ता ना हो। अच्छे कार्यकर्ता हैं और वो अच्छे कार्यकर्ता क्या करते हैं, जब मीटिंग होती है वो डर से क्षेत्र के जो बहुत ज़्यादा बाहुबली हैं उनके प्रभाव में आके क्या करते हैं, सभाएं नहीं करा पाते हैं। क्योंकि कि साहब हम तो इस क्षेत्र के रहने वाले, हमारा फला आदमी सांसद के लिए खड़ा है और हम उसे वोट नहीं देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा से हो या कहीं से हो, तो हमें उसल ढुल जाते हैं। और ढुलने के कारण क्या होता है कि वही होता है कि ढुल के हम वोट दे देते हैं और हम अपना अस्तित्व खो देते हैं। जो अभी शास्त्री जी बता रहे थे कि गंगा फल नहीं, हम क्या पड़ गए, हम भूल रह गए थे। यही समझा गया हमें। स्वामी जी को आए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बैठे तो कभी भी आप अपने क्षेत्र में आर्य सभा की कोई भी मीटिंग करते हैं तो उस सभा में ये मंडल पड़ेगा ना, रोहिलखंड मंडल, बरेली मंडल, जिला शाहजहाँपुर, तो बरेली मंडल में जितने भी जिला आ रहे हैं उन जिला की मीटिंग में आप लोग जब भी आह्वान करेंगे तो हम उपस्थित रहेंगे उसमें समय से। आप कभी भी मीटिंग करिए, हम उसमें उपस्थित रहेंगे। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी एक सदस्य रहेगा कोई भी, क्योंकि किसी भी सभा जब हम आप करते हैं तो उत्साह बहुत जरूरी है। उस उत्साह के लिए एक या दो कम से कम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी आपकी सभा में आएंगे, आपका उत्साहवर्धन करेंगे, संगठन को आगे बढ़ाएंगे। समय हमें बताया नहीं गया, आगे कुछ बाद में भी थोड़ा विषय रख देंगे, नहीं तो लंबा समय हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा जो हमारे मंच संचालन महोदय हैं शास्त्री जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जो व्यवस्था देख रहे हैं शास्त्री जी, दो शास्त्री जी हैं, बलवीर शास्त्री और मंत्री भुवनेश, अच्छा मंत्री जी भुवनेश जी, प्रधान जी, और जो व्यवस्था कर रहे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आर्य सभा की प्रथम मीटिंग करके हमारा उत्साहवर्धन किया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का उत्साहवर्धन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी विचार पुनः बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत किए। अब मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय महावीर शास्त्री जी, आप पंजाब प्रांत से हैं, आपको आमंत्रित करते हैं। आप अपने विचार प्रस्तुत कर हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय शास्त्री।
नहीं चल रहा है? नहीं हाँ, चल रहा है। इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रदेव शास्त्री जी महाराज, उपाध्यक्ष आदरणीय श्री आजाद सिंह जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार जी, मेरे से पूर्व वक्ता, हमारे मध्य में विराजमान स्वामी युवा सन्यासी स्वामी निरंजनानंद जी महाराज, श्रोताओं के मध्य उपस्थित मातृशक्ति और विभिन्न जिलों से, जैसा कि मुझे सूचना है, पीलीभीत, बरेली, हरदोई, शाहजहांपुर, लखनऊ, फर्रुखाबाद, बहराइच, इन स्थानों से सभी भद्र पुरुष आप पधारे हैं लंबी यात्रा करके। आप सबका प्रथम स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। इस सभा का संयोजन करने वाले आदरणीय बलवीर शास्त्री जी, आदरणीय रामवीर देव शास्त्री जी, सभागार का स्थान देने के लिए आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, आयुष्मान शाहजहांपुर के प्रधान जी सायंकाल को कल काफ़ी समय से वार्ता करते रहे, बहुत अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं और आर्य तो अच्छे विचारों के व्यक्ति होते हैं। आयुष्मान शाहजहांपुर के सभी पदाधिकारीगण, प्रातःकाल यज्ञ में भी बड़ा स्नेह और आनंद रहा। तो अनेक स्थानों से आप पधार करके यहाँ पहुँचे हैं और किस कार्य के लिए पहुँचे हैं? राष्ट्र के लिए आए, अपने काम के लिए नहीं, राष्ट्र के काम के लिए आज पधारे हैं। और राष्ट्र में किस काम के लिए? राज्य सत्ता कैसी हो भारत की, क्योंकि एक तो पहले शब्द आता है, कई बार लोग कहते हैं जी आर्य राजार्य सभा शब्द कुछ चुभता है, तो मैं कहा करता हूँ कि राजार्य सभा को समझने की ज़रूरत है। आर्य समाज और राजार्य सभा जड़ तो एक ही है, परंतु कार्य और कार्य प्रणाली अलग अलग है। आर्य समाज का कार्य है धर्म का काम करना, परंतु ऋषि दयानंद ने के लिए धर्म का काम करने के लिए नहीं कहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई आयुष्मान जी तो सिर्फ धार्मिक है, धर्म का काम करने से क्या लें। आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का पाठ करते हैं, उसमें एक अंतिम मंत्र आता है अग्निनय सुपथारय। उसके अर्थ में ऋषि दयानंद ने क्या लिखा है, सुनिए, उसके अर्थ में ऋषि दयानंद ने क्या लिखा है? यदि आर्य समाज सिर्फ धर्म का काम करता है तो वह लाइन फिर गलत हो जाएगी। क्या लिखा है कि आप कृपा करके हमारे राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराए। वहां राज्य आदि ऐश्वर्य क्यों आया है, फिर धर्म आदि ऐश्वर्य क्यों नहीं लिखा? यह अर्थ किसने किया है? महर्षि दयानंद। तो कौन कहता है कि आर्य समाज राजनैतिक नहीं है? कौन कहता है कि आर्य समाज सामाजिक नहीं है? कौन कहता है कि आर्य समाज राजनीतिक नहीं, सामाजिक नहीं, धार्मिक नहीं? धर्म भी है। तो कुल मिला के हम आर्य समाज की बात तो करते ही हैं, आज राजार्य समाज की बात कर रहे हैं। आर्य हम हैं और कैसे हैं? देखो, आवश्यक नहीं कि आर्य समाज में आने पर ही हम आर्य होंगे। आर्य नाम दो तरह से हमारा है। एक तो गुणवाचक, जैसा ऋषि दयानंद ने और वेदों में लिखा, गुण कर्म स्वभाव से उत्तम व्यक्ति को क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। बोलते चलेंगे तो बात तो बनेगी। और दूसरा देशवाचक, जैसे जापान में जन्मे को क्या कहते हैं? अमेरिका में जन्मे को अमेरिकन। आजकल पाकिस्तान का जन्म हमने दिया, उसको कहेंगे पाकिस्तानी।
तो आर्यावर्त में जन्मे को क्या कहेंगे? और इस देश का नाम है क्या? दूसरों ने जो दे दिया हम अपना लें और अपना भूल जाएं, ये कैसे हो सकता है? नौजवान तो बैठे ना बच्चे, और कई लोग कहते आर्य बाहर से आए। चलो, कहाँ से आए? मध्य एशिया से। मध्य एशिया में कौन सी जगह से? पता नहीं। इतिहासकार को पता है कौन से देश से आए? जहाँ से आए वहाँ उनका मूल अवश्य होगा। मुसलमान अरब से आए तो उनका मूल है, अंग्रेज वहाँ से आए उनका मूल है, ठीक है ना? तुर्क से आए, टर्की से आए, उनका मूल है। तो हमारा मूल कहाँ है? हमारा मूल तो आर्यवर्त ही है, हम मूल में ही रहे हैं। इसलिए हम आर्य हैं। किस देशवाचक शब्द से? एक गुणवाचक, आर्य गुणवाचक भी है, आर्य देशवाचक भी है। इसलिए हम आर्य हैं और इस देश के सब आर्य हैं। विचारधारा दुर्भाग्य आदि के कारण अलग अलग भले हो गई हो कि आर्यों के देश की विचारधारा वेद की है, क्योंकि सबसे पुराने वेद, पुराना देश आर्यावर्त, इसलिए हम आर्य हैं। तो आर्य हैं और राज्य करना उचित है, राज्य की व्यवस्था भी संभालनी चाहिए, इसलिए राज आर्य सभा, राजार्य सभा बना दी गई संधि करके। इसलिए ऐसा नहीं कि किसी धर्म से इसका संबंध है, हमारा संबंध यदि है तो सिर्फ राष्ट्र से। और राष्ट्र में हमें क्या चाहिए? देखिए, राष्ट्र की आज़ादी से पहले 1100 साल की गुलामी और आज़ादी, कुछ वर्ष मुगलों आदि ने, कुछ वर्ष अंग्रेज़ों ने, मिलाकर के 100 वर्ष का जो उथल पुथल, 700 वर्ष मुसलमानों का राज्य, 300 वर्ष लगभग अंग्रेज़ों का राज्य, और 100 वर्ष की उथल पुथल बीच में, और देश के रग रग में कुछ बस गया। और जो कुछ बस गया उसको इस देश के निवासी जानते हैं, समझते हैं, दूर नहीं कर पा रहे। क्या समझते हैं? हमारे बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा समान होनी चाहिए। और ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, 8 से 25 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क राजा करे। तो हमारा बच्चा कोई होशियार है और बिना पैसे की व्यवस्था के वो बच्चा अपनी होशियारी की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। मेरी बेटी ने मेडिकल ले लिया, होशियार, पढ़ने में, अध्यापकों में प्रिय, और 12वीं के बाद जब हम उसका एडमिशन कराने पहुँचे, पीएमटी दे दिया, पीएमटी क्लियर हो गया, परंतु पीएमटी होने के बावजूद भी हमें चाहिए थे वर्ष के 6 लाख रुपए। हमारी बेटी उन 6 लाख रुपयों के कारण उसकी बुद्धि का ह्रास हुआ, उसके ज्ञान और विज्ञान का सत्यानाश हो गया और उसे बीएससी करनी पड़ी, वो मेडिकल में नहीं जा सकता। तो देश की योग्यता, देश की क्षमता किस कारण से नष्ट हुई? व्यवस्था। व्यवस्था कौन दे रहा है? जो ऊपर बैठे हैं। हम किसी पार्टी का नाम है, हमारा किसी पार्टी से कोई वैर विरोध नहीं है, हमें तो व्यवस्था चाहिए आर्यों को, इस देश को। शिक्षा की व्यवस्था एक समान होनी चाहिए। और जब तक इस महर्षि दयानंद देश के ने कहा सारे देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए, पहली बात राजार्य सभा कहती है। दूसरी बात कहती है राष्ट्र की शिक्षा राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में होनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रभक्ति का प्रमाण देते हैं। मैं प्रमाण मांग भी लेता हूं कि 2 प्रमाण। उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? अगर नहीं जानोगे तो हम ठगे जाओगे, जानना चाहिए। ऋषि दयानंद कहते हैं सब मंत्र यजमान बोले, यजमान मूढ़ हो तो पुरोहित बोले। इसलिए जानना आपका जरूरी, मेरा तो है ही है। राजभाषा क्या है जी? हिंदी। राष्ट्रभाषा क्या है? तथाकथित हिंदी। तथाकथित कहना पड़ रहा है, वहां पर राष्ट्रभाषा का दर्जा इस देश में है ही नहीं किसी का। पर उत्तर प्रदेश की राज्यभाषा तो हिंदी है ही है ना। और मातृभाषा क्या है? हिंदी। और हमारे सत्ताधारी लोगों ने जनसंख्या बिल किस भाषा में पेश किया आपके सामने? बोल दीजिए ना, किस भाषा में? ये राष्ट्रद्रोह है या राष्ट्रभक्ति? अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने वाले राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं, हमें और आपको बुलावे में रख रहे हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बात को यथार्थ कह रहा हूं। तो राष्ट्रभक्ति कैसे हुई? आप राष्ट्र, यथार्थ राष्ट्रवाद कहां चला गया?
जब देश प्रदेश की जनता हिंदी समझती बोलती और समय उसको समझने के लिए आंग्ल भाषा में बिल पेश कर दिया गया, समझने के लिए सिर्फ 7 दिन दिए गए और देश का किसान सिर्फ हिंदी, ब्रज, अवधी इत्यादि भाषाओं को जानता है और इस 7 दिन में क्या समझ लेगा वो? जब तक अनुवाद कराएगा तब तक 7 दिन पूरे हो गए और अनुवाद में समस्या खड़ी हो जाती। इस शब्द का ये नहीं, जो सबसे पुअर लैंग्वेज है, जिसको हम सबसे गरीब भाषा कहते हैं, इंग्लिश है। शब्दों से, अक्षरों से, सब हर एक चीज से, भावों से भी नहीं, भाव तो है ही नहीं उसमें। तो क्यों पेश किया गया? यदि राष्ट्रवादी हो तो राष्ट्र की बात क्यों नहीं होती? राजधानी सभा क्या चाहती? शिक्षा राष्ट्र की भाषा में हो, मातृभाषा में हो। और जब आप राजधानी सभा को लेकर आओगे तो यह सारे देश के अंदर आवश्यक होगा कि उत्तर प्रदेश में हिंदी है, पंजाब में पंजाबी है, गुजरात में गुजराती है, अन्य वो मातृभाषाएं हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी। तो हिंदी में होना चाहिए। अच्छा, चाइना क्यों नहीं करा देता अंग्रेजी में अपनी शिक्षा? जापान क्यों नहीं करा देता अपने अंग्रेजी में अपनी शिक्षा? हम ज्यादा करवा लेते हैं। मतलब हम राष्ट्रवादी नाम के हैं। राजधानी सभा यही चाहती, बच्चों को शिक्षा कैसी हो? निःशुल्क हो। अमीर के बच्चों की शिक्षा भी निःशुल्क हो और गरीब के बच्चों की भी शिक्षा निःशुल्क हो, तो शिक्षा में समानता आएगी, ऊंच नीच का भेद समाप्त होगा। अमीर के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क हो, क्यों हो? राजधानी सभा ने ड्राफ्ट तैयार कर रखा है, भाई वो तो पैसा है उसके पास, क्यों निःशुल्क शिक्षा कराए? और गरीब की निःशुल्क हो क्योंकि उसके पास नहीं है। अमीर की निःशुल्क इसलिए होनी चाहिए, वो कमाता है, कमा करके राष्ट्र के कोष में अपना कर देता है, थोड़ा दे, ज्यादा दे, चोरी से दे, छिपा के देता है, उसी से चलता ना। तो उसको कर दाने देने के एवज में राष्ट्र के सत्ता से उसको क्या प्राप्त होता है? उसको क्या फल मिल रहा है? वो तो कमा कमा के खुद परिवार भी चलाता है, समाज को भी देता है, राष्ट्र को भी देता है। उसके बदले सत्ता या राष्ट्र उसे क्या देती? वो राष्ट्र का नागरिक है कि नहीं है? अगर समानता पैदा करनी है, भेद खत्म करना है, ऊंच नीच का भेद खत्म करना, जातिवाद का, तो शिक्षा होनी चाहिए निःशुल्क, एक जैसी, आवासीय, कन्याओं की अलग और बालकों की अलग। ये राजधानी सभा का ध्येय है आपके समक्ष। बताइए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। जो लोग समर्थन करते हैं हाथ उठा दें। तो क्या राजधानी सभा का समर्थन राष्ट्र? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या राजधानी सभा का समर्थन राष्ट्रहित में है? बोलिए भारत माता की। ये बात आपको रखनी है कि हम राष्ट्रहित के लिए बने हैं। ऊपर लिखा है एक धर्म, राष्ट्र धर्म और एक नीति, सिर्फ राष्ट्र नीति चाहिए। दूसरी बात, हमें समस्या खड़ी हो जाती है, अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तो दवाई तो 200 रुपए की है, लेकिन वो हमें 20,000 में मिलती है। गोली 2 रुपए की है और वो 200 रुपए की मिलती है। सब जानते हैं इसका मूल्य इतना नहीं है। भारतवर्ष में, मेरे फेसबुक पर जाओ, मैंने एक बात लिखी है कि भारतवर्ष में सरकार और कंपनियों की मिली भगत से सफेद झूठ बोला जाता है, MRP। मैं सच कह रहा हूं ना? MRP क्या है? सफेद झूठ। किसकी मिली भगत से? सरकार और कंपनियों की मिली भगत। क्या MRP वास्तव में सही है? नहीं है ना। लाभांश के बाद भी MRP का जो वो मूल्य लिखा है वस्तु का, वो कई 100 गुना ज्यादा, और उसके बाद भी उसके ऊपर लोग ज्यादा पैसे ले लेते हैं। एक ठंडे की बोतल कोई लेने पहुंच जाए तो 30 रुपए की बोतल होगी, 35 रुपए ले लेता, कहता जी हमने बिजली जलाई ठंडा करने के लिए। MRP से ज्यादा, MRP में बहुत सारे खर्चे लगाने के बाद, उससे भी ज्यादा लाभांश देने के बाद MRP दिया जाता है, और फिर दुकानदार कहता जी हमने MRP आपको कम मूल्य पर चीज दे दी। ये क्या है? हमारे साथ, राष्ट्र के साथ धोखा है या नहीं? बोल दीजिए ना, अगर आपके दिल को बात छू रही हो। अगर धोखा है, इस धोखे को दूर करने कौन जाएगा? आप जाओगे? नहीं जाओगे? अगर आपको जाना है तो किसी पार्टी के साथ जाओ, ये बात कोई कहेगा? राजधानी सभा के डंडे की चोट साथ कह रही है कि जब तक वस्तु का समर्थित मूल्य, लाभांश भी रखा जाए, लाभांश सबको देना चाहिए, व्यापार में लाभांश नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, इसलिए लाभांश रखा जाए तो देश के अंदर महंगाई अपने आप खत्म होगी कि नहीं। यहाँ अगर कोई बैठा हो अर्थशास्त्र का जानता है तो बता देगा कि हाँ, लाभांश रखने के बाद अगर समर्थित मूल्य रखा जाए तो महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई का कारण सरकार और कंपनियां मिली भगत से करती हैं। सब चीजें बंद कर दी, लेकिन शराब की दुकानें खुली हैं। किस लिए खुली हैं? सरकार को लाभ मिले और जनता बर्बाद हो। राष्ट्रभक्ति है जी। रोटी, होटल ढाबे बंद हैं, रोटी की दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन दारू की दुकान खुलेगी। राष्ट्रवादियों का यह संकल्प है।
राष्ट्र के। होना चाहिए था ऐसा? क्या होना चाहिए था? क्या सत्ता ने ऐसा ठीक काम किया? हमने आवाज उठाई? नहीं उठाई, क्योंकि हमारे पास हिम्मत नहीं है। राजर्षि सभा वो हिम्मत आपको देने जा रही है, इसलिए राजर्षि सभा के साथ जुड़ना आवश्यक है। स्वास्थ्य और शिक्षा, दो चीजें देश को आप निःशुल्क दे दो, बाकी कोई चीज किसी को निःशुल्क ना दो। देश की सारी व्यवस्थाएं ना ठीक हो जाएं तो राजर्षि सभा को आप छोड़ देना। हमें दो ही चीजें जरूरत है ना, बीमार हो गए तो इस बीमारी में सुना है हमारा एक नौजवान जो बागी हो गया है, बागी आजाद लिखता है, बहराइच का लड़का है, उसके पिता को ले लेके भटकता रहा, देर से बार बार बातें करता रहा और कुछ भी नहीं था। सुपारी गले में फंस गई थी और उसकी सुपारी 15 दिन उसके गले में अटकी रही, डॉक्टर निकाल नहीं सके, अंत में वो स्वर्गवासी हो गया। और पैसे कितने लगे उस सुपारी के निकालने के लिए? उसने कर्ज वगैरह लेकर के 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन पिता नहीं बचा पाया। कोई यहां भेज देता, कोई वहां भेजता, कोई कहता कोरोना काल हम कुछ नहीं करने वाले। क्या होना चाहिए था ऐसा? ऐसे मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे आपके सामने तमाम सारे ये राजर्षि सभा जनता का दर्द लेकर सामने आ रही है। सत्ता का हमारा वो नहीं, हथियार नहीं है, हम सत्ता के पुजारी नहीं है, लेकिन हम राष्ट्र हित नहीं होता देखेंगे तो बोलेंगे, और यही तो आर्यों का कार्य है। तो राष्ट्र जहां नहीं हो रहा है और जब नहीं हो रहा है आप कर नहीं पा रहे, तो फिर आपको खुद अब खड़े होना पड़ेगा। 70 सालों से हम लोगों को वोट दे करके बनाते आए, किसने क्या किया? हमारे लोग साधु सन्यासी हमारे बनते, उनकी बात नहीं सुनी जाती, सच कहने वाले को किनारे कर दिया जाता, या कोई अच्छी बात, राजीव दीक्षित जी थे, अच्छी बात उठाते थे, उनको किनारे कर दिया गया। ऐसे ऐसे अब डरना नहीं है, अब नौजवानों को खड़े होकर के इस देश के हित के लिए आगे आना होगा। न्याय व्यवस्था का देख लो क्या बुरा हाल है, आप छोड़ दीजिए। काले धन की बात हो रही थी, आज राष्ट्र के अंदर काला धन प्रतिदिन अरबों रुपए बनता है, सवेरे से लेकर शाम तक, सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक, और रात और दिन के अंधेरे में जो बनता होगा, उजाले में जो बनता होगा बनता होगा। कैसे? किसी भी ऑफिस में आप काम कराने चले जाओ, बिना रिश्वत दिए 100, 500, 1000, 20,000, 20,000 बिना रिश्वत दिए आपका कोई काम होता है? तो वो कमाई जो थी हमारी मेहनत की थी, और हम बैंक से लेकर गए और उसको दे दिया, 10,000 रुपए दे दिए रिश्वत के, वो काला धन हुआ या सफेद? काले धन का निर्माण कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? सत्ता चाहती तो ऑफिस की जितनी रिश्वत होती समाप्त नहीं हो सकती। सत्ता के हाथ में तो बल है ना, तो वो तो रिश्वत जब हम देते हैं। एक एमएलए की तनख्वाह कम से कम 1,80,000 है, दिल्ली में 1.5 लाख रुपए, पंजाब में 1,80,000 रुपए, राजस्थान में। तो जब उनकी तनख्वाह ही इतनी है, खर्चे अलग से मिल रहे हैं, फिर भी नेता और ऑफिसर जो काला धन रोज बना रहे हैं उस पर रोक सत्ता क्यों नहीं लगा रही? कह रहे काला धन वापस लाएंगे, हम तो रोज पैदा कर रहे हैं। गलत है मेरी बात? अगर सही है तो ताली बजा के समर्थन करना चाहिए कि काला धन हमें खत्म करना है। नहीं खत्म करोगे हमें, आप देखिए हमारा, मैं अपनी बात बताता हूँ, मानसा में पंजाब के अंदर रहता हूँ, आर्य स्कूल हमारा, उसमें कुछ कमियां दिखा दी सरकार ने, और कमियां दिखा करके फिर हम जब फाइल लेकर जाते हैं तो कोई कहता है हमें 40,000 चाहिए, कोई कहता 50,000 चाहिए, एक विद्यालय की मान्यता के लिए, शिक्षा के लिए। और शिक्षा में ट्रांसफर, पहले भर्ती कर लेंगे, फिर दूर दूर भर्ती कर देंगे, किसी को कहीं फेंक दें, किसी कहीं फेंक दें, उसके बाद मंत्री के कोटे से उनका तबादला करेंगे, और तबादले के लिए 2-2 लाख रुपया लेते कि नहीं लेते हैं? ये होना चाहिए। और कौन ले रहा है? सत्ताधारी मंत्री या जिस व्यवस्था देने वाला सचिव होता है ना। इसको खत्म करना है तो कौन खत्म करेगा? बोल दीजिए। थोड़ा दिल कच्चा लगता है, आप डर रहे होंगे किसी से, मुझे ऐसा लग रहा है। कौन खत्म करेगी? और साथ में बोल दो, हम खत्म करेंगे। आप राजारी हो ना, तो आप राजारी मतलब आर्य समाजी नहीं है। राजारी का मतलब सच्चा देशभक्त है, क्योंकि हम आर्यावर्त के रहने वाले आर्य हैं। हमें राजसत्ता में स्वच्छता लानी है, इसलिए हम राजारी हैं। और बोल दीजिए, आर्यावर्त देश की। हमारा किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना अन्य समाजवादी से, बहुजन से, किसी से कोई विरोध नहीं। हमें तो स्वच्छ सत्ता चाहिए। अब इतने दिन समय देकर देख लिया, 70-72 साल देकर देख लिया, और जब नहीं हो रहा है तो हमें खड़े होना पड़ रहा है। आज़ादी में हमने बलिदान दिए, किसी भी
जिस धरती पर बैठे हो, बिस्मिल की धरती पर, उनके पीछे कौन खड़े थे? महर्षि दयानंद। आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे कौन खड़े हैं? लाला लाजपत राय के पीछे कौन खड़े हैं? पंजाब में भगत सिंह के पीछे कौन खड़े हैं? सुभाष चंद्र बोस के पीछे कौन खड़े हैं? अवंतीबाई के पीछे कौन खड़े हैं? अंबेडकर को भी देखो तो उनके पीछे कौन खड़े हैं? उनको शिक्षा दिलाने में किसका काम था? आर्य समाज का था कि नहीं था? उनके बिना शिक्षित हो पाए? श्याम जी कृष्णवर्मा ने सहयोग दिया, यहाँ गुजरात से सहयोग गया और उनको भेजा भी गया। आर्य समाज ने किया कि नहीं किया? तो हमें सब बलिदानियों और जिन्होंने बलिदान दिया था यही सोचकर बलिदान दिया था कि भी जो बनेगा वो खाएगा, जो इस देश में अंग्रेजों की सत्ता बदली क्या? बस बोल दो ना। आप तो राजनीति शास्त्र पढ़ते होंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे, क्या अंग्रेजों की सत्ता बदली? क्यों नहीं बदली? हम आजाद किस बात के हुए? अभी भी बिना चुनाव लड़े क्रिश्चियन कम्युनिटी के 2 सांसद सभा में बैठते हैं। क्यों बैठते हैं भाई? हम मेहनत करें, चुनाव लड़ें और वो बैठे वैसे ही। हम आजाद किस बात के? बता दो जी। और राष्ट्र में हम अपनी भाषा में बात क्यों ना कर सके? आजाद किस बात के हैं? हमें तो राष्ट्र की बात करनी है। हमें किसी सभा, सोसाइटी, पार्टी से कोई वैर विरोध नहीं। कोई हमारी बात मानता है, हमारा अपना है, हमारे राष्ट्र का है तो हमारा है। इस राष्ट्र में सब लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति तो एक जैसी हो सकती है ना? बोलो जी। राष्ट्रभक्ति में कोई फर्क रह सकता है? तो कोई मान लीजिए कई हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, जैन, कुछ भी है, तो राष्ट्रभक्ति तो सबकी एक जैसी होगी। भारत माँ तो सबकी एक जैसी है, वायु तो एक जैसी है। तो राजा सभा क्या सही बात कहती है? बोल दीजिए जी, कहती है या नहीं कहती है? तो आपका समर्थन राजा सभा को होना चाहिए कि नहीं? शाहजहांपुर में राजा सभा की सभा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? शाहजहांपुर में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? क्योंकि इस व्यवस्था, अंग्रेजी व्यवस्था को खत्म करने हमें इसी निर्वाचन नियमों के अनुसार सत्ता पर जाए बिना नियम परिवर्तन नहीं कर सकते। सत्ता पर जाने के लिए नियम परिवर्तन की बातें बहुत आई थी, लेकिन क्या कुछ परिवर्तन हुआ? किसी कम्युनिटी का कर देना, किसी कम्युनिटी का कर देना। उत्तर प्रदेश में देखो, जातिवाद को लेकर के एक दूसरे से राष्ट्र को बांट देना। जब चुनाव के समीकरण किए जाते हैं, यहाँ यादव ज़्यादा हैं, यहाँ ब्राह्मण ज़्यादा हैं, यहाँ कुर्मी ज़्यादा हैं, यहाँ फलाने ज़्यादा हैं, यहाँ फलाने ज़्यादा, इनके वोट का समीकरण लगा करके चुनाव लड़ाया जाता है। राजा सभा व्यक्ति का, विशेष उत्तम चरित्र और अच्छे व्यक्ति का चुनाव करके वो आपको टिकट देगी। तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो शाहजहांपुर के अंदर राजा सभा का गठन करें और जो राष्ट्र के लिए आना चाहते हैं वो सब आओ, हम आवाहन करते हैं। और समय हो गया, हमारा समय हो गया। अच्छा, तो इसलिए सभा, और हमारा परम सौभाग्य है कि आर्य समाज शाहजहांपुर, आर्यवीर दल शाहजहांपुर और अन्य लोग, आसपास के गांवों के लोग, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बहराइच, जो लोग आए वो एक नहीं है। और गुरु गोविंद सिंह महाराज, राजारी सभा गुरु गोविंद सिंह को नहीं बुलाती है, क्योंकि महर्षि दयानंद ने गुरु गोविंद सिंह की बड़ी प्रशंसा की सत्याप्रकाश में। और उनका एक कथन था कि 1.25 लाख से, बोल दो ना, राष्ट्र है। देखो, गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय व्यक्ति थे, अकेले पंजाब के नहीं और पंजाबियों के नहीं। मैं कह दिया करता हूं, गोविंद सिंह राष्ट्र का गुरु था। सिख का गुरु तो आधा था वो। गोविंद राय जब तक था तब तक भारत का गुरु था। गोविंद सिंह बना तो आधा सा उनका हो गया। मेरी बात हंस के मान लेते। वो कहते थे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज चुड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहां। वैसे ही आप एक राजा रे आए हो, एक नहीं आए हो, आप 1.25 लाख आए। इसलिए अपनी जगह पर जहां आप जाओ, समझो पहले, और समझकर समझाओ और काम करो। आपके पीछे जनता का समूह जुड़ने में देर नहीं लगेगी। पहले खुद समझ लो ना। कुछ लोग समझते हैं तो आर्य समाजियों का काम है। समाजी अलग होंगे, लेकिन हम राष्ट्र के, हमने कहा हम कैसे हैं, भौगोलिक नाम है हमारा। और भौगोलिक नाम क्या है इस देश के लोगों का? फिर से दोहरा रहा हूं, क्यों आर्य है हमारा नाम?
क्योंकि हम आर्यावर्त के निवासी हैं। सौभाग्य है कि निरंजनानंद जी सा नौजवान जो संन्यास लेकर बैठा है, अपने आप को संभालता हुआ यदि चलेगा तो ये नौजवान भी आगे राजर्षि सभा का, इस देश का भावी कर्णधार बन सकता है। आप में से भी कोई कोई बन सकता है। ये बहन बैठी है, माताएं बैठी हैं, अवश्य राजर्षि सभा। ये देखो, सत्याग्रह प्रकाश पढ़ो, हमारा धर्मार्थ सभा का काम है, विद्यार्थी सभा का काम गुरुकुलों का चलाना है, लेकिन राजर्षि सभा तो सारे राष्ट्र को जोड़ेगी ना। पाखंड का निवारण वो सब हमारा धर्मार्थ सभा का काम, लेकिन राष्ट्र धर्म तो सभी संप्रदाय के लोगों का एक ही है, रहेगा। इसलिए वह अगर सत्य निष्ठा से देखोगे तो आर्यों में मिलेगा, क्योंकि आर्य जड़ है, सनातन है, इससे आगे जाने से। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, जितने जने आए हैं, आप अकेले नहीं आए हो, आप अपना गांव लेकर आए हो, आप अपना क्षेत्र लेकर आए हो, जिस जिले से आए हो आप जिला बन करके आए हो। एक आर्य ही एटम बम होता है, तो एक एक राजार्य जब हो जाएगा तो फिर कितने बम तैयार हो जाएंगे। श्रद्धानंद ने ही तो कही थी बात ना, सब जानते। स्वामी श्रद्धानंद राजनीतिक थे, धार्मिक, बड़ा मुश्किल हो जाएगी जवाब देना, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, गुरुकुल चलाते थे, और मंदिर से भी, मस्जिद से भी आवाहन कर दिया करते थे, तो धन्य नहीं थे व्यक्ति। उसी तरह गुरु गोविंद सिंह को संत सिपाही कहा गया। हमारा संत भी था श्रद्धानंद, हमारा सिपाही भी था श्रद्धानंद, हमारा धर्म गुरु भी था श्रद्धानंद, ऋषि दयानंद के बाद। तो मेरी यदि कोई बात बुरी लगी हो, बहुत सारी बातें मैं नहीं कह पा रहा हूँ। घोषणा पत्र मैंने सामने रखा था कि मैं घोषणा पत्र के आधार पर बात करूंगा, मैं 2 बात कह पाया। हमारी घोषणाओं में सबसे पहली बात शिक्षा है। देश को बदलना है तो नौजवानों को पहले पकड़ना पड़ेगा। वही मैकाले ने करके हमें खराब कर दिया, हमारी दोगली नस्ल कर दी आर्यों की। किसके कारण कर दी? शिक्षा के कारण। इसलिए शिक्षा को पकड़ो और शिक्षा को पकड़ करके आगे बढ़ो। दूसरी, स्वास्थ्य को आगे बढ़ो लेकर के। राजर्षि सभा का जो आपके पास संकल्प पत्र आएगा या आपके पास पहुंचेगा थोड़ी देर में, जिनको नहीं मिला ले लें और इसको पढ़ें, पढ़ के समझें। अगर दिल पे उतरे कोई बात, भाग कर राजर्षि सभा की सदस्यता ले लीजिए। आपको यहां पर कोई भाई भतीजावाद नहीं मिलेगा, कोई परिवारवाद नहीं मिलेगा, कोई वंशवाद नहीं मिलेगा, कोई गद्दीवाद नहीं मिलेगा, कोई प्रांतवाद नहीं मिलेगा। आज़ाद सिंह दिल्ली से बैठे हैं, आचार्य चंद्र जी फर्रुखाबाद से बैठे हैं, मैं पंजाब से हूँ, पीलीभीत से बैठे हैं, डॉक्टर साहब आप शाहजहाँपुर से बैठे हो। हर एक प्रांत में हर एक तरह के, और कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। हम जातिवाद का समर्थन नहीं करते हैं, हम राष्ट्रवाद का समर्थन कर। देखो, या तो जातिवाद का समर्थन होगा या राष्ट्रवाद का। सोचो, आज की पार्टियां राष्ट्रवाद को समर्थित हैं या जातिवाद को? सोचने तो आप उनको वोट दोगे या राजर्षि सभा को मजबूत करोगे? राष्ट्रवाद की बात करो ना। अगर जातिवाद की बात करो, राष्ट्रवाद निश्चित रूप से छूट जाएगा, और राष्ट्रवाद की बात करोगे तो जातिवाद छोड़ना पड़ेगा। दोनों एक साथ चल नहीं सकते, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। अगर राष्ट्रवाद की बात करते हो तो राष्ट्रवाद, फिर ऊंच नीच क्यों भाई, फिर दलित और सवर्ण, ये नहीं। राजर्षि सभा में कुछ भी नहीं, सबके सब एक श्रेष्ठ लोग। आगंतुकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप पहुँच रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। समय निकाल कर आ रहे हैं, और जो आ रहे हो ना, इसके लिए आप कुछ करो, और नहीं करोगे तो वैसे ही मर रहे हो और जल्दी मरोगे। देश को बचाना पड़ेगा। जब सोचो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था देख लो, व्यापार की व्यवस्था देख लो। व्यापार में मैंने एक चीज को टच किया, सिर्फ शराब की बात टच की, और मूल्य की बात, MRP को टच किया। राजर्षि सभा ने सारे ड्राफ्ट बना रखे हैं, सिर्फ अब आपके सहयोग की जरूरत है। कैसे शिक्षा देनी है, कैसे न्याय व्यवस्था करनी है, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था संभालनी है। देखो, हमारे अस्पतालों में निःशुल्क दवाई दी जाती है, मात्र 10 रुपए की पर्ची पर दवाई देनी चाहिए, और आप 10 रुपए की पर्ची लेकर फिर 10 लाख भुगत के आते हो कि नहीं? तो बाकी दवाई कहाँ गई? और 10 लाख क्यों लगाने पड़े? डॉक्टर साहब ने सरकारी अस्पताल से पर्ची लिख दी, दवाई कहाँ से लाओगे? प्राइवेट मेडिकल स्टोर से। क्यों? सुविधा वाले दुकान में दवाई क्यों नहीं है, और मेडिकल प्राइवेट स्टोर में दुकान दवाई क्यों है? क्या सरकार गरीब होगी, वहाँ दवाई रख नहीं सकती? और सरकारी दवाई चोरी छिपे प्राइवेट मेडिकल हॉल में मिलती है कि नहीं मिलती? क्यों मिलती है वहाँ? और हमें कहा जाता है
निःशुल्क जब निःशुल्क है तो पैसे क्यों लिए जाते हैं? शिक्षा भी निःशुल्क बताई जाती है। और हमारा और आपका अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा खर्च किस पर होता है? दूसरा नंबर खर्च किस पर होता है? स्वास्थ्य पर। इसके अलावा तो कोई खर्च नहीं है, खाना पीना तो वही है ना। तो स्वास्थ्य भी निःशुल्क है सरकार की तरफ से, शिक्षा भी निःशुल्क है, पर जाती कहाँ है? क्यों नहीं आती हमारे पास तक? क्योंकि व्यवस्थाएं अंग्रेजों वाली हैं कि ऐसा करो कि सब मेरा हो जाए और राष्ट्र का भारत का रहे नहीं। तो वो तो चले गए, गद्दी वैसी के देंगे, नियम वैसे देंगे, वही चपरासी, वही उनका ऑफिसर, वही सब कुछ, और व्यवस्था उसी तरह चलेगी। कैसे ठीक कर लोगे? जब तक राजा सभा को समर्थन देकर के ऊपर नहीं ले जाओगे तब तक ये ठीक नहीं कर सकते। चिंता करो, रात को नींद नहीं आनी चाहिए राष्ट्र की हित को सोचने में। कई बार 11 बजे ये 74 वर्ष के बैठे हैं आचार्य चंद्रदेव जी बैठे, 11 बजे फोन कर देते, हाँ भाई कुछ काम हो रहा है, नींद नहीं आ रही इनको राष्ट्र के कारण। और फिर कहते हैं तू जाग रहा है, मेरे से पूछे तू भी जाग रहा है? हाँ जी गुरुजी मैं भी जाग रहा हूँ। आचार्य जी हाँ अभी सोया नहीं, अभी तो मैं मैसेज कर रहा था, अभी तो मैं फेसबुक पर काम कर रहा था। मेरी फेसबुक खोल के देखिए, राजा सभा की फेसबुक मीडिया में भी हैं, लेकिन सरेआम इस बिकाऊ मीडिया में नहीं है। ध्यान रखिएगा। कई सोचते होंगे कि मीडिया में क्यों नहीं जाते? क्योंकि मीडिया को पैसे दो, जो मर्जी बोलो। अभी कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। जैसे हम धान बीजने के लिए वो ब्यार बनाते नहीं, ब्यार बोलते हैं, पंजाब में कद्दू कहते हैं, छोटे खेत के कोने में बना देते हैं, उसके बाद उखाड़ के उसको लगाते हैं, तो ये फलाना, ये बासमती धान है, ये फलाना धान है, फलाना धान। उसी तरह पहले वाली जो कोरोना आया था बुजुर्गों के लिए, दूसरा कोरोना आया था नौजवानों के लिए। अब सरकार की तरफ से हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा, बच्चों के लिए कोरोना आने वाला है, किसी कोने में बीजा होगा, बिजाई की होगी तभी। नहीं, इनको कैसे पता? ये बड़े भविष्यवक्ता हो गए क्या कि कोरोना बच्चों के लिए आएगा, बड़ों के लिए अब नहीं आएगा। एग्रीमेंट हुआ है, व्यवस्था ही है ना, व्यवस्था बिगाड़नी है। देखो नोटबंदी की, बैंक ऑफिसर्स को बना दिया, और ये कोरोना आ गया तो सारे ड्रग्स, सारी दवाइयों वालों को कितना पैसा मिल गया। संचार साधन में किसी एक को बना दिया। हमारा राष्ट्र नहीं, अच्छा नौकरियां, शिक्षा व्यवस्था संभल जाए, जो बच्चा जो पढ़ना चाहता है, कोई, हर बच्चे की एक रुचि होती है, कोई सेना में जाना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वैद्य बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कारीगर। तो उसको वैसी शिक्षा दो, देते चले जाओ उसको, वहाँ तक पोस्ट ग्रेजुएट तक जिस शिक्षा का वो है उस शिक्षा का सर्टिफिकेट दे करके सीधे उसी डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ रिटायरमेंट हो जाए उनकी भर्ती करते जाओ। क्यों फाइल लेकर बच्चे को इधर उधर दौड़ाओ? हो सकता है ऐसा कि नहीं, और आसानी से हो सकता है, तो ये सरकार क्यों नहीं करती? क्योंकि उसने तो पार्टी हित देखना है, हमारी पार्टी बनी रहे बस, देश राष्ट्र जाए चूल्हे में, देश जाए भाड़ में। और ये करते हैं शिकार सभी कुर्सियों की, सब के सब शिकारी हमें कबूतर बना के दाना डाल के जाल पर बैठा देते हैं। अब की बात में ये फ्री दिया जाएगा, कंप्यूटर फ्री दिया जाएगा, साइकिल फ्री दी जाएगी, साड़ी फ्री दी जाएगी। क्यों भाई? साड़ी और साइकिल के बदले हमने वोट दे दिया, और फिर 5 साल हमारा क्या किया जाएगा? खून चूसा जाएगा। राजा सभा से जुड़ो, जोड़ो, बनो। हम देखो, जब राजा सभा आर्य समाज की नहीं है, देश की है, आर्यावर्त की है, इसलिए देश के लिए, देश का कानून देशवासियों के लिए होना चाहिए, ना कि गैरों का कानून हमें मानना। हमारे पास ऋषिजानंद ने लिखा है, मनुस्मृति और विदुर नीति उठा लो, महाभारत उठा लो, कितनी उत्तम उत्तम नीतियों से देश को लोगों ने चलाया, और विश्व विजेता बने, चक्रवर्ती साम्राज्य बने। तो क्या दूसरों के संविधान की नकल मार के बने थे? नहीं ना। संविधान में न जाने कितनी कमियां, ना जाने कितने संशोधन हो गए, फिर भी कमियां। एक देखो ना, एक कमी बताता हूं न्याय व्यवस्था में, जमानत। जमानत क्या है? अपराधी के अपराध को जानते हुए भी उसको बाहर छोड़ने का बढ़िया सा रास्ता अंग्रेजों ने दिया। जमानत की जाए या न की जाए, पता है अपराधी ने अपराध कबूल कर रखा है। हिसार में एक लड़के ने गलत दवाई बेची, पकड़ा गया, अपराध कबूल है, फिर भी उसकी जमानत अर्जी लगी हुई है और स्वीकार कर ली जाएगी। ये न्याय हो रहा है या अन्याय? पता है बलात्कारी ने बलात्कार किया है, स्वीकार भी कर लिया है, सारे प्रूफ है, फिर उसको 11 साल 5 साल पालना क्यों? ये न्याय है या? तो इस देश को न्याय कौन दिलाएगा?
इसलिए अब आवश्यकता राजारी सभा की है। आचार्य रामवीर जी देख रहे हैं, इन्होंने सुना, समझा और जुड़ गए कि अब मैं काम करूंगा। आचार्य बलवीर जी जुड़ गए, काम करना ही है। निरंजनानंद जी कह रहे हैं मुझे काम करना, समझ देखते ही समय सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए। तो आज से ही तैयार हो जाओ, मेरा समय अधिक हो रहा है, बाकी बातें आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय उपाध्यक्ष जी और बताएंगे। और काम किस तरीके से करना है इसकी ट्रेनिंग जरूर ले लेना कि हमने किस प्रकार से राजारी सभा का काम करना है, किस तरीके से काम करना है, उस तरीके को आपने देखना ही होगा। इसलिए आप सब नौजवान जुड़ो और बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ रखो। बुजुर्गों को छोड़ना नहीं, उनसे हमने मार्गदर्शन लेना है। और नौजवान के पुट्ठे पर हाथ रख दो, कंधे पर, और देखिए कितनी तीव्रता से जाता है। इसलिए हमें आवश्यकता तो आर्यवीर दल के जैसे नौजवानों को, भारत के सारे नौजवानों की आवश्यकता, हमें नौजवानों को लाइए। और राजारी सभा में किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति आ सकता है, बशर्ते वो राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दे। राष्ट्रभक्त हो, उसके दिल में जज्बा है, आओ हमारा स्वागत है आपके लिए। हम बाएं फैलाए खड़े हैं और आपका स्वागत करते हैं। अधिक चर्चाएं फिर अन्य बैठकों में समय के अनुसार ही की जाएंगी। इस प्रकार से आपने हमारी बात सुनी, समर्थन भी दिया और समर्थन के साथ आपका सहयोग भी चाहिए। अकेले हाँ जी नहीं चाहिए, हाँ जी से अपना कोई काम नहीं होने। आपका क्या चाहिए? सहयोग। सहयोग कैसा चाहिए? तन से भी चाहिए, मन से भी चाहिए और धन से भी चाहिए। तो ताली बजा दीजिए, एक ताली क्यों बजी भाई? संकोच नहीं होना चाहिए तालियों में, थोड़ा सा रक्त का भाव भी ठीक हो जाता है। बात दिल को छू रही तो ताली बजेगी। और हमारा और आपका दिल का तार मिल रहा है तो प्रसन्नता से आप सुनोगे और कहोगे करना भी। मैं भी तो परिवार चलाता हुआ काम कर रहा हूँ। आजाद सिंह जी परिवार चलाते, आचार्य जी के अपने लिए कुछ नहीं इकट्ठा कर, राष्ट्र के लिए सारा जीवन समर्पित, आचार्य जी के पिताजी ने राष्ट्र के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया। तो क्या हम अपने क्षेत्र में नहीं कर सकते? हम नहीं कहते कि आप चल के गुजरात चलो, आप चल करके आंध्र प्रदेश चलो, नहीं, आप शाहजहाँपुर में करो, हम आपके साथ। तो इतनी बात कह करके सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप समर्थन दे रहे हो, सहयोग की इच्छा है तो जोरदार तालियों से हमारी बात का समर्थन कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और सदस्यता सभी लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। अभी बड़े सुंदर विचार हम राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय महावीर शास्त्री जी से श्रवण कर रहे थे। अब हमारे मध्य में अखिल भारतीय राजधानी सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री आजाद सिंह जी उपस्थित हैं। आप दिल्ली से पधारे हैं और भारत निर्वाचन आयोग में बड़े उच्च अधिकारी पद पर आप ने सेवा की है और इस समय सेवानिवृत्त हुए हैं। हाँ, एसडीएम रहे हैं इसमें और इस समय सारा समय जो है वो समाज सेवा में समर्पित है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय श्री आजाद सिंह जी। मेरे से पूर्व शास्त्री जी ने सभा का सत्यापन करते हुए आपको दो वक्ता सुनाए और उनके विचारों से आपने तालियां भी खूब बजाई। मैं भी आपके बीच में आके आज और विशेष रूप से मंच का सम्मान करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल की धरती पे आने का मेरा जो है बहुत दिनों से था और आज वो मेरा सौभाग्य है कि मैं पूरा होगा। उसके बाद में मुझे तो यहाँ सारे राम प्रसाद बिस्मिल और रसाकुल्ला नजर आ रहे हैं। जितनी जोश से आपने जो है ये सब किया, तालियां बजा रहे हैं। और पता नहीं जब आचार्य गिरमा रहे थे कौन कौन से जिले और प्रदेश, तो मैं तो इतना नहीं याद रख पाता हूँ, बुरा हो गया। लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूँ जब मैं दिल्ली से यहाँ तक आ सकता हूँ। तो मेरा तो केवल जो है अडवाणी वाला मार्गदर्शन का काम है। पद आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने चुनाव लड़ने हैं, आप लोगों ने नेता बनना है। हमने तो केवल इस
इसको खड़ा करके आप लोगों के बीच में जो है कितने दिन बचे हैं चले जाना है? 3/4 जीवन जी लिया है, बाकी कभी भी ठोकर लग सकती है। तो मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं प्रशासन की बातें करूँगा, प्रशासन का व्यक्ति हूँ। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ये संगठन, इसका ढांचा क्या है। आप क्यों इस संगठन, किसी ने अपना ढांचा बताया है आज तक? हम अपना सब कुछ जो है, जो कुछ भी है, वो आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि सांच को आज क्या सारी चीज को जानता, और जो नहीं जानकारी में आई है उसके बारे में पूछो। अगला सत्र जो है आप लोगों का भी है, किसी भी प्रकार की शंका नहीं मत। और पूरे जितने ये नाम गिनवाए हैं, बहराइच और शाहजहांपुर और पता नहीं कहाँ कहाँ, सदस्यता अभियान शुरू कर दो। देखिए, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, शास्त्री जी को बता चुके हैं। हमें तो केंद्रीय इकाई जानते हुए केवल 1/4 देना है, 3/4 आपका है। उस पैसे में से जो है आप अपना जो है प्रचार कीजिए, आप उसमें सदस्यता अभियान चलाइए, तंबू लगाइए, बैनर बनवाइए, जो भी करना है। तो ये कोई कमाई का जो है बिजनेस नहीं है किसी प्रकार से। आज जैसे जो है पूरा राजनीतिक दल, जितना भी राजनीतिक क्षेत्र है, व्यवसायीकरण हो गया है, और ये व्यवसायीकरण हर क्षेत्र में हुआ है। केवल जो है ये न समझिए कि पार्टियों के अंदर है। अब आप ये देखिए कि कांग्रेस का जब बोलबाला था, उनको क्या जरूरत पड़ी यूपीए बनाने की? कुर्सी छूट रही थी, यूपीए बना। अब जो है बीच में जनता दल बना, जनता पार्टी बनी, तो वो अलग अलग घटक बना के कुर्सी बचाने वाला यंत्र उनके हाथ में आ गया। अब उसमें बीजेपी भी शामिल होगी, एनडीए बना। इधर जो है पता नहीं कितने और महारथी थे, उन्होंने भी जो है मोर्चा बनाया। तो यहाँ तो सभा है, न कोई पार्टी है, न कोई दल और ये सब है, न कोई मोर्चा है। यहाँ सभा है सब व्यक्तियों की। और जैसे अजय जी ने बताया महावीर जी ने कि सच्चे और ईमानदार वो लोग यहाँ आगे बढ़े। ये जो चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, एक सामान्य व्यक्ति जो यहाँ इस समय हमारे सामने बैठा है, वो इस चुनाव को लड़ पाए, ऐसी व्यवस्था देश के अंदर होनी चाहिए। तो आपसे मैं थोड़ा सा ये संगठन के विषय में बात करते हुए कहना चाहूँगा कि अभी आपने एक मौका तो खो दिया, अभी पंचायत के चुनाव थे। देखिए, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, आप जो है इतना बड़ा भवन गिराने वो भरभरा के लेते हैं। हमारा धरातल गांव है, गांव को जब तक आप जो है सक्रिय नहीं करेंगे और वहां भी ईमानदार प्रधान नहीं लाएंगे, सांठ-गांठ करके जो है पैसे खाने वाले। अब कितने शौचालय बने हैं, किस जगह बने हैं, आपको खुद ही पता होगा। कितने खाद मिली है, सब्सिडी कितनी आई है, सब पता होगा, क्योंकि ग्रामीण परिवेश मेरा भी है, आपका भी है। मैं भी हरियाणा से संबंध रखता हूँ और गाँव से संबंध रखता हूँ। क्या हुआ जी ने नौकरी की, तो मैं तो हर एक से पूछता हूँ, मैं एसडीएम जैसा दिखता हूँ क्या? मैं बिल्कुल जो है नौकरी के अंदर भी इसी तरह से रहा। मैंने सेल्स में काम किया है, जहाँ लाखों ऐसे बरसते थे ऊपर से, लेकिन वहां भी मैं किसी का काबू नहीं आया कि कोई मुझे चमन नहीं दे सकता। तो अपना अपना ये होता है, अपना चरित्र होता है, अपना एक ड्यूटी होती है। तो उस चीज को लेकर जो है आप इस संगठन के बीच में आइए, संगठन से जुड़िए और संगठन का काम करिए। सदस्यता अभियान जो है आप करा के, सबसे पहले तो हमारे संगठन में ग्राम या नगर की यूनिट, आप इस ग्राम या नगर में जो है राजारी सभा का काम करेंगे, वहां की एक इकाई आप बनाएंगे, वहीं सदस्यता। और हमने विशेष रूप से जो अपना फॉर्म किया है ना, इस
इस बार में देखेंगे कि हमने आपकी इच्छा के अनुसार आप क्या करना चाहते हैं, रुचि पूछिए, उसमें टिक करिए। फॉर्म भरते समय उसको टिक जरूर करिए ताकि हमें छांटने का अवसर मिले कि हाँ आपका कार्यकर्ता कहाँ रहेगा, और वो आपकी रुचि के अनुसार है। आपने स्वेच्छा से जो है उसको स्वीकार किया, हमने आप पे दबाव नहीं डाला है कि आप ये किए। तो इन चीजों को सबको देखते हुए मैंने कुछ अपना जो है जो प्रशासनिक अनुभव है उसको भी जो है बीच में प्रयोग किया है, कुछ सभी समाज के लोगों से जो है विचार मिलते हैं, वो अपना सुझाव देते हैं, उनको भी शामिल किया है। और आगे जो है ये नहीं कि ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, इसमें जो है आगे और भी सुधार होते रहेंगे। तो मैंने बताया कि गांव या नगर, अगर आपने ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने हैं तो ग्राम सभा आवश्यक है आपकी, वहाँ आपकी इकाई होगी। अगर आपने कॉर्पोरेशन के नगर परिषद के चुनाव लड़ने हैं तो नगर की आपकी सभा होगी। जैसे शाहजहाँपुर है, ये तो शहर ही है, तो यहाँ तो नगर की होगी। उसके बाद में जो है मंडल की होगी, तहसील जिसको कहते हैं, यानी जितने ग्राम उस मंडल के अंदर आते हैं उनकी जो है एक मंडल सभा होगी। उसके बाद में जिला सभा होगी, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं। ये आपको संदेश देने के लिए जो है सभा की गई है, ताकि आप अपने अपने क्षेत्र में इसको विस्तार दे सकें। जिला सभा बन जाएगी तो उसके बाद में प्रदेश की भी बनेगी, और प्रदेशों की जब बन जाएगी तो उस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी। ये है संगठन। तो इसमें एक विशेष हमने बात रखी है इस संगठन में, जो बाकी कहीं नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति एक पद, अगर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, जिला में या प्रदेश में नहीं होगा। अगर वो गांव में या नगर में है, बाकी जगह नहीं होगा। एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से जो है काम इसमें चलेगा। और जो भी चुनाव, जैसे स्वामी जी